हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ शानदार होगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और हो सकता है आपका भी फेवरेट बन जाए अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, फेवरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना एग्जामिनर बहुत तरीके के कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछता है। एडवर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको इन क्लासेस के थ्रू इतनी सिंपल तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाए और टू द पॉइंट रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जाए, ताकि आपको इसको पढ़ के बर्डनसम भी फील ना हो कि यार मैडम आपने कितना सारा कंटेंट पढ़ा दिया। एकदम क्लासेस प्रॉपर रहेगी आप लोगों की, सारे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराऊंगी और उसके बाद आप लोगों के पास कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए तो काफी सारा रहेगा ही। ठीक है, अब एडवर्ब क्लास को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो मैं ये मान के ऐसा चल रही हूँ कि आप लोग इससे पहले नाउन कंप्लीट कर चुके हो, प्रनाउन और एडजेक्टिव, इन तीनों टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद ही आप एडवर्ब देखिएगा। ठीक है, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से ये देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं, बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझना। और कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको काफी दूसरे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, सिर्फ एडवर्ब में ही दिक्कत होती है, तो फिर बिल्कुल आप इसे डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना एडवर्ब वाला टॉपिक। और आपको उससे पहले मैं डेफिनेशन बता दूंगी कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। देखो भाई, हम जो भी पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था इस कोर्स में हम लोग कैसे चलने वाले हैं। पहले हम लोग अपना ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर वो कैप और आखिरी में कंप्रहेंशन पार्ट करेंगे। तो ग्रामर में अभी हम लोग कौन सी ग्रामर कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, राइट। अब फंक्शनल ग्रामर आप सभी को पता ही है क्या होता है, जिसमें हम हर पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन देखते हैं। जैसे हमने नाउन का फंक्शन देखा था, क्या होता है, प्रोनाउन का फंक्शन देखा था, और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एडजेक्टिव के फंक्शन देखे थे कि कहाँ पर किस जगह पर हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, एडजेक्टिव को सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब देखो जरा ध्यान से, आप लोग स्क्रीन पे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, एडवर्ब, दैट मीन्स वर्ब को जो के साथ ऐड किया जाए, है ना। अब आप बोलोगे मैम ये तो थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा है, क्योंकि डेफिनेशन तो आप कुछ और लिख रहे हो और मीनिंग तो इसका कुछ और निकल रहा है। तो जरा डेफिनेशन हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, another adverb, a preposition, a conjunction और a complete sentence। अब इस डेफिनेशन को आप लोग घोट के अपने दिमाग में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। एडवर्ब क्या होता है? तो देखो, हम लोगों ने एडजेक्टिव देखा था। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताना। दैट मीन्स कोई भी आपका नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बारे में जानकारी देना हो, किस तरीके का है, किस टाइप का है, क्या है, वो हम एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एडवर्ब का काम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के पार्ट ऑफ स्पीच में जितनी भी चीजें रहती है, कौन कौन सी चीजें होती है, तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के आपका हो गया एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। तो इन सारी चीजों को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे मैम एडवर्ब करता है। दैट मीन्स एडवर्ब के शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडवर्ब खुद को भी इवन क्वालिफाई करता है। कैसे करता है वो अभी हम आगे सेंटेंसेस में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी कंफर्टेबल हो तो आपके लिए हिंदी भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। दोनों में से जो भी आपको नोट्स बनाना हो नोट्स बनाना, ठीक है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ, अच्छे से नोट्स बनाया करो। क्यों? क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए आप अपना मोबाइल ढूंढोगे, हो सकता है मोबाइल में कभी चार्जिंग नहीं है, कभी क्या है क्या नहीं है। तो हैंड रिटन नोट्स होने से आपका फायदा ये रहता है कि फटाफट से आप किसी भी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। अदरवाइज मैं इस क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर ही देती हूँ, आपको पता है, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं तो कहती हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास पढ़ रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या हिंदी, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि एडवर्ब एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करता है, कौन कौन से फंक्शंस कैरी आउट करता है, हम वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हुए भाई, जरा ध्यान से देखिए। हाउ,
व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई, जब भी किसी सेंटेंस में हमें इन सब क्वेश्चन वर्ड के आंसर मिलते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हमें किसी सेंटेंस में इन सब क्वेश्चन वर्ड्स के आंसर मिलते हैं तो वो हमारा सेंटेंस में क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे इधर लिखा है ही वॉक्स ग्रेसफुली, अगर मैं पूछूं ही वॉक्स हाउ, वो कैसे चलता है भैया, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, ग्रेसफुली चलता है। तो ग्रेसफुली आपका क्या हो गया, आप बोलोगे मैडम ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया भैया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट में लिखा है व्हेन, ही केम हियर यस्टरडे, मैं पूछूं ही केम हियर व्हेन, वो यहां कब आया, वो यहां कब आया, तो मुझे जवाब मिल रहा है क्या, यस्टरडे। दैट मीन्स यस्टरडे आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आ रही सभी को बात समझ में। काफी सारी एग्जामिनेशन, जैसे कि मैं सीडीएस की बात करूं कॉमनली, तो सीडीएस में एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं वहां पर, उसमें से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको दे दिए जाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। तो जब तक आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है, उनके फंक्शन ही नहीं पता है, तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेट्स से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और इस यस्टरडे के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन क्या दे दिए कि भैया ये आपका वर्ब है क्या, ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर प्रेपोजिशन है, क्या है। आपसे पूछेगा कि यस्टरडे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो आप लोगों को फंक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी हमें हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, इन सब चीजों के आंसर मिलते हैं, तो उस सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन सभी लोग कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, एडवर्ब के कितने तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना अच्छे से कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रेपोजिशन। अभी इसके एग्जांपल भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देख रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल्स मैं आपको कवर कराऊंगी, एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट से सभी लोग नोट डाउन कीजिए यहाँ तक पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कुछ एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, द लीडर हैड टू अनाउंस लाउडली टू बी हर्ड ओवर द चिल्ड्रन। अब जो लीडर है उसको अनाउंस करना पड़ा, कैसे अनाउंस करना पड़ा, तो हमको जवाब क्या मिल रहा है, लाउडली। तो हमें कैसे, हाउ का जवाब मिला, हाउ का जवाब मिला, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब मैं पूछूं भैया आपसे, यहाँ पे एडवर्ब किसको क्वालिफाई करने का काम करे, क्या वो प्रोनाउन, क्या वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या फिर एडवर्ब खुद को ही क्वालिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पूछूं लीडर हैड टू अनाउंस, किसको क्वालिफाई कर रहा है, अनाउंस को। उसने अनाउंस किया, अनाउंस कैसे किया, लाउडली किया। अब अनाउंस आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है भाई, वर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, वर्ब का।
ठीक है। बचपन में हम लोग जब छोटे थे 4th 5th क्लास में, तो हमको ऐसा रटाया जाता था कि जिस भी वर्ड के आखिरी में ly होता है वो आपका एडवर्ब हो जाता है ना। लेकिन फिर बाद में जब हम डिटेल में चीजें समझते पढ़ते तो ये सारे मिसकंसेप्शन हमारे दूर होते जाते कि ऐसा नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड के आखिरी में ly लिखा हो दैट मीन्स वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, नहीं, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया हार्डली, है ना। अब हार्डली जो है ना वो एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, वो हम आखिरी में करेंगे, है ना। सारी चीजें करेंगे। इस क्लास को करने के बाद आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे आपको लगे कि मैडम एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है हमें, है ना। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। बट इत्मीनान से आप लोग सेशन को देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रॉपर रिविजन करो, ठीक है। चल अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या लिखा है। शी लुक्ड रियली ब्यूटीफुल एट हर वेडिंग। वो कैसी दिख रही थी अपनी वेडिंग में? ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है? तो आप बोलोगे मैम रियली है। अब मुझे एक बात सभी बताओ, रियली यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? क्या वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल बोले तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। आप सभी को पता है जो भी नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी को, प्रोनाउन है, दैट मींस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है रियली। वो बहुत ही शानदार लग रही थी, बहुत ही शानदार लग रही थी। शानदार को क्वालिफाई कर रहा है, दैट मींस रियली जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और ये अगेन यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ रहे हैं कि किस किस तरीके से एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, I moved around the crockery very carefully. मैं क्रॉकरी के आसपास बहुत सावधानी से घूम रहा था। I moved around the crockery, ये आपका सेंटेंस हो गया। very carefully, मैं पूछू कैसे घूम रहे थे भैया आप, तो आप जवाब दोगे हम केयरफुली घूम रहे थे। तो केयरफुली तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब मैं पूछू केयरफुली भी कैसे? सावधानी से तो घूम रहे थे बट कैसे? तो बहुत सावधानी से घूम रहे थे, वेरी केयरफुली, है ना। तो वेरी जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? खुद को ही क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है यहाँ से? आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, सेकंड में देखा एडजेक्टिव को कर रहा है और थर्ड में एडवर्ब खुद को ही क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है भैया। क्लियरली ही एट जंक ऑल हिज चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन में सिर्फ क्या खाया? जंक खाया। आजकल के बच्चे आप लोगों ने देखा होगा ना, उनको कोई भी अच्छी चीज खिला दो, जैसे कि उनको हरी सब्जी खिला दो, पत्तेदार सब्जी खिला दो, वो नहीं खाएंगे। लेकिन यही उनको पिज्जा बर्गर ला के रख दो, पूरा चट्टे कर जाएंगे, है ना। तो वही लिखा है ही एट जंक ऑल हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को कौन क्वालिफाई कर रहा है भाई? ये क्लियरली वर्ड, और क्लियरली आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करने के बाद एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ऑलराइट, फिफ्थ सेंटेंस में लिखो क्या लिखा है भैया। द चिल्ड्रन आर स्टिल इन द पार्क। चिल्ड्रन आप सभी को पता है चाइल्ड का प्लूरल होता है, इसके लिए हमने प्लूरल वर्ब आर यूज किया। द चिल्ड्रन आर स्टिल इन द पार्क। चिल्ड्रन अभी तक कहाँ पर है? पार्क में है, इन द पार्क। अब इस इन द पार्क को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? स्टिल कर रहा है। तो स्टिल आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एडवर्ब। दैट मीन्स एडवर्ब किसी फ्रेज या फिर क्लॉज को क्वालिफाई करने का भी काम करता है। इसके अलावा एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है भैया कौन? एडवर्ब। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितनी सारी जिम्मेदारियां भैया हमारे एडवर्ब के ऊपर है कि नहीं। अब इतनी सारी जिम्मेदारी है, दैट मीन्स उसके काफी सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी। तो उसके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाता है, बड़ा बन जाता है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट टाइप के आपके कंसेप्ट क्रिएट हो जाते हैं कि कहाँ पर एडवर्ब यूज होगा। वर्ब के बीच पहले होगा, वर्ब के बाद होगा, ऑब्जेक्ट के बाद होगा, पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले होगा, बाद में। तो काफी सारी चीजें आपकी रहती है, वो हम आराम आराम से सारी चीजें इस लेक्चर्स पे कवर करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइप देख ले रहे किसका? एडवर्ब का। तो पहला टाइप आप लोगों का क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एक बार आप खुद से रीड कीजिए, इंग्लिश हिंदी इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। लिखा है एज द नेम सजेस्ट
The adverb of time are used to tell reader when some action is occurring. Adverb of time क्या बताता है कि कुछ एक्शन जो हुई है वो किस समय पर हुई है. Adverb of time include general time, periods and specific time. We can identify an adverb of time by asking the question. कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? when. जब भी हमको when का जवाब मिल रहा है दैट मीन्स वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. कभी कभी एग्जामिनर ऐसा प्रिसाइज भी दे देता है, जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, आई मेट हर यस्टरडे वाला, तो यस्टरडे में तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. लेकिन कभी कभी एडवर्ब प्रिसाइज भी पूछ लेता है, ऑप्शंस में लिख देगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैनर है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी क्या है. तो आपको पता होना चाहिए वो भी कि जो चीज वैन का जवाब देती है वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम होती है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे नाउ, सून, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट मंथ, रिसेंटली, फॉरएवर एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टीचिंग यू, तो नाउ क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया. वी विल मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे. वी विल मीट सून, हम कब मिलेंगे? तो जवाब मिल रहा है सून, तो सून आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. शी विल कम टुडे, वो आ जाएगी. टुडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारे एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट आपका टाइप कौन सा होता है भैया? तो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह के बारे में जानकारी दे. जो हमें सिंपल सी बात बोलूं, इतनी रामायण की जगह, तो हमें जो वेयर, कहाँ का जवाब दे. किस चीज का जवाब दे भैया? कहाँ. मतलब these adverb are used to indicate where the action mentioned in the sentence is taking place, कि कोई एक्शन कहाँ पे हो रहा है. adverb of place can be identified by asking the simple question where. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं. किसके भैया? एडवर्ब ऑफ प्लेस के, जैसे कि समवेयर, एनीवेयर, नॉवेयर, हियर, आउटसाइड, इनसाइड, व्हेनेवर, वेयरएवर, एल्सवेयर, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, एटसेट्रा. ठीक है, तो जो हमें जानकारी दे किस चीज की, कहाँ, उसका क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब है आपका मैनर. मैनर पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, जो आपके किसी काम करने के तरीके को आइडेंटिफाई करे, बताए कि कोई काम किस तरीके से किया गया है. दिस एडवर्ब्स आर दोस दैट डिस्क्राइब द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन, कि कौन सा एक्शन किस तरीके से किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर. Basically, it can be said that the adverb of manner answer the question how. किसका जवाब मिलता है हमें भैया? हाउ. जब भी हमें हाउ का जवाब मिले कि कोई काम किस तरीके से किया गया, तो वो हमारा क्या होता है? वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है क्विकली, प्रॉम्प्टली, क्लियरली, स्लोली, ग्रेजुअली, इवेंचुअली, रैपिडली, seriously, instantly, keenly, etc. ठीक है, she completed her task quickly, she promptly came here, she clearly speaks the truth. है ना, तो ये सारे आपके वर्ड्स किसका जवाब दे रहे हैं? हाउ, कैसे का जवाब दे रहे हैं. तो ये सब आपके क्या हो गए भैया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए. नेक्स्ट है आप लोगों की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि कोई घटना किस समय बाद, कितनी दौरान हुई है, कितने इंटरवल के बाद हुई है ना. फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा फिजिक्स में भी, कि कोई भी चीज कितने इंटरवल के बाद होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो वही है, दिस एडवर्ब आर यूज्ड टू डिनोट हाउ ऑफन एन एक्शन और इवेंट इज हैपनिंग. मतलब कि कोई भी चीज या कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दे. The adverb of frequency can be recognized. अब सारी चीज का आपको यहाँ पे दिया हुआ है हिंट कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे. तो जो भी आपको हाउ ऑफन, मतलब कोई भी चीज कितनी बार हुई है, उस चीज का जवाब दे, वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जरा इन एग्जाम्पल्स को खुद से रीड करो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके स्टेटमेंट में यूसेज. ठीक है,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। रेयरली, नेवर, ऑफन, वीकली, मंथली, ईयरली, एनुअली। जैसे मैं बोलूँ ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ पर आता है। ही रेयरली कम्स हियर, सेम वो कभी कभी आता है। ही नेवर कम्स हियर, ही ऑफन कम्स हियर। तो ये क्या बता रहा है? किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई चीज हुई है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए किसके? फ्रीक्वेंसी के। एक एक एग्जाम्पल भी लिख लो, ऑल दो स्लाइड पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं ओरली बोल रही हूँ, तो आप लोग उसे भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या भैया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे कैन बी यूज बिफोर। अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैम एडजेक्टिव में भी हम लोगों ने डिग्रीज पढ़ी थी, याद है? जिसमें हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखी थी। पॉजिटिव 3 टाइप की डिग्रीज होती है बेसिकली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो वैसे ही यहाँ पे एडवर्ब की भी डिग्री होती है, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो यूज की जाती है कहाँ? एडजेक्टिव्स के पहले, वर्ब के पहले और अदर एडवर्ब, ठीक है। तो याद रखना आपको, जिस तरीके से एडजेक्टिव में डिग्रीज होती है उसी तरीके से हम एडवर्ब में भी डिग्रीज का यूसेज करते हैं। आ रही है बात समझ सभी को? तो जो चीज हमें बताए, कोई भी क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच, और इन व्हाट डिग्री, और इन व्हाट एक्सटेंट, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वेरी, टू, extremely, much, more, most, little, less, incredibly, totally, greatly, hardly, deeply, barely, etc. and the list goes on। ठीक है, तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स है? ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं। एग्जाम्पल, ही इज, ही नहीं शी लिखते हैं। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। क्या लिखा मैंने? शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ ब्यूटीफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल कैसी है? वो एक्सट्रीमली, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो एक्सट्रीमली आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल, आई एम मैंने लिखा आई एम टोटली एग्रीड विथ यू, मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूँ, ठीक है। तो एग्रीड आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब, टोटली। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि टोटली क्या है? डिग्री है किसकी? एडवर्ब की, ठीक है। अब हम लोगों ने टाइप्स कवर कर लिए, हम लोगों ने एडवर्ब के फंक्शन भी देख ली कि एडवर्ब के क्या क्या फंक्शन होता है, एडवर्ब का मीनिंग, सब चीजें देख ली। अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं क्लास में कि किस तरीके से आप एडवर्ब को अपने यूसेज में लेकर आते हो, है ना। जैसे इधर लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या लिखा है भैया? एडवर्ब ऑफ मैनर आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब
और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। अब आप सभी को एक छोटी जानकारी पता होगी, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं पूछूं तो क्या होता है? आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? अब आपको एडवर्ब को कहाँ पर सेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट के भी कहाँ आता है? बाद आता है। तो आपको पोजीशन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भैया, है ना? एग्जाम में गलत क्वेश्चन एग्जामिनर लिख के दे देगा और बोलेगा इसको आइडेंटिफाई करो क्या गलत है, स्पॉटिंग द एरर्स के थ्रू पूछ लेगा। तो पता होना चाहिए भैया आपको एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है। एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन सबसे आखिरी में, दैट मीन्स वर्ब भी आ जाए, सब अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ जाए, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा है, इन सब एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, कैसे हो रही है? हैवीली हो रही है, तो हैवीली आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही इज वॉकिंग स्लोली, वो कैसे घूम रहा है? हाउ, हाउ का जवाब मिल रहा है ना, तो स्लोली घूम रहा है, स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। राम स्पीक्स इंग्लिश वेल, कैसे बोलता है वो इंग्लिश? अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो वेल आपका आखिरी में यूज हुआ है सेंटेंस के। अब एग्जामिनर आपको क्या दे देगा? राम स्पीक्स वेल इंग्लिश, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम स्पीक्स वेल इंग्लिश कहीं से कहीं तक गलत, है ना? ही डज हिज वर्क, मैं पूछू ही डज हिज वर्क हाउ, तो आंसर हमें मिल रहा है क्या? केयरफुली, बहुत सावधानी से करता है, तो केयरफुली आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, सभी लोग इतनी चीज लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग ना पोजीशंस देख रहे हैं कि कहाँ पर हम सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं। इसका आप लोगों को बहुत सावधानी से यूज करना होता है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पे यूज करते हैं? सेंटेंस के आखिरी में, दैट मीन्स वर्ब आ जाए उसके बाद, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके भी बाद। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज करते हैं? तो याद रखना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब आप सभी को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पता ही होगी, मैं इतना मान के चल रही हूँ, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो उसके पहले, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद। दैट मीन सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, इधर लिख के बता दूं अगर मैं, तो क्या होगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन, ये आपका मेन वर्ब हो गया इधर, और ये इधर हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स गिवन है, देख लीजिए क्या क्या लिखे हुए भैया। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स है भैया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या ध्यान रखना था? पोजीशन याद रखनी थी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपके सेंटेंस में यूज होता है तो उसकी पोजीशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब एग्जाम्पल लिखा है, ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है, अब ये आपका क्या था? वर्ब था, वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब थी तो मेन वर्ब के पहले यूज करना, आपको बताया हमने। ही इज ऑलवेज लेट, अब इज आपका क्या है? देखा जाए तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वो हमेशा लेट रहता है। ही इज ऑलवेज लेट, ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो गया। ही ऑफन विजिट्स द यूएस, विजिट, वो विजिट करता है यूएस, ऑफन मतलब अक्सर, कहीं बार, तो हमने मेन वर्ब के पहले लगा लिया। हिज ब्रदर नेवर टेक्स अल्कोहल, अब टेक्स हो गया आपका वर्ब, वर्ब के पहले हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या यूज कर ली? नेवर। ही इज नेवर पंक्चुअल, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर। ठीक है, चलो एमपीटी रूल क्या होता है भैया? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, किसका? एडवर्ब का। एमपीटी रूल बोले तो एम से मैनर,
P से प्लेस, T से टाइम। अभी हम लोगों ने आगे स्लाइड्स में देखा 5 तरीके के एडवर्ब देखे, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इन सबको समझा, है ना। अब लेट्स से आपके एक ही सेंटेंस में 3 तरीके के एडवर्ब आ जाते हैं, जिसमें आपका एडवर्ब ऑफ मैनर भी रहता है, प्लेस भी होता है, टाइम भी होता है। तो उसका आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल, MPT रूल। दैट मीन्स हमेशा आपको सेंटेंस में पहले आपका एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करना है। प्लेस का एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन हम क्या बताए थे? जो हमें वेयर का जवाब दे, राइट। और जो हमें व्हेन का जवाब दे वो होता है क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है मैनर, प्लेस, टाइम। अभी एक एग्जाम्पल गिवन है, ध्यान से पढ़ो, क्या ये एग्जाम्पल करेक्ट है? सभी लोग इस सेंटेंस में ध्यान से पढ़ो और खुद का दिमाग लगा के बताओ कि क्या ये करेक्ट है। आई रेड द बुक यस्टरडे मेटिकुलसली एट होम। यस्टरडे में पूछूं तो आपका क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। मेटिकुलसली मतलब ध्यान से, कैसे? तो ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, किसी काम को करने का तरीका बता रहा है, ध्यान से पढ़ा। मेटिकुलसली केयरलेसली भी पढ़ सकता था, बट उसने ध्यान से पढ़ा। मेटिकुलसली क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट होम जो किसी जगह की जानकारी दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। बट हमने यहाँ पे देखा कि करेक्ट यूसेज क्या होता है? पहले आपका आता है मैनर, फिर आता है प्लेस, और फिर आता है आपका टाइम। दैट मीन्स आपका सेंटेंस गलत है। अब इसको करेक्ट करके लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आई रेड द बुक्स, पहले आता है आपका मैनर, तो मैनर क्या था आपका? मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मतलब बहुत ध्यान से। फिर आता है आपका प्लेस, प्लेस क्या थी भैया आपकी? एट होम, तो हमने यहाँ पे लिखा एट होम। फिर उसके बाद आखिरी में आपका क्या आता है? टाइम, तो टी से टाइम आपका यस्टरडे। तो करेक्ट सेंटेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? आई रेड द बुक्स मेटिकुलसली एट होम यस्टरडे। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस पे बेस्ड भी एरर, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, 2 से ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? उसका सीक्वेंस होता है MPT। MPT बोले तो मैनर, प्लेस, टाइम। चलो, अब नेक्स्ट एडवर्ब आपका आ गया क्या? इनफ। अब आप लोग बोलोगे मैडम इस वर्ड को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? तो आपको याद होगा, क्या याद होगा? कि हम एडजेक्टिव के टाइम भी एडवर्ब को, एडजेक्टिव के टाइम भी हम इनफ वर्ड को पढ़ चुके हैं। तो एक इनफ ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है सेंटेंस में और एडवर्ब की तरह। अभी हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हम इनफ को एडवर्ब की तरह देखेंगे। एडजेक्टिव के यूसेज के टाइम मैंने आपको इसका यूज बता दिया है, ठीक है। इज ऑलवेज प्लेस्ड, अब कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है? तो ध्यान रखना है, इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट क्वालिफाइज। जिस भी वर्ड को वो क्वालिफाई करता है ना, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? इनफ यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, इज द हॉल बिग इनफ? क्या हॉल बड़ा है? देखो बिग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हॉल की जानकारी दे रहा है। हॉल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? आप बोलोगे मैम ये नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव, तो हमने लिखा बिग एडजेक्टिव है। क्या हॉल बड़ा है? इनफ बड़ा है, तो इनफ आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस बिग को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके बाद लिखा है। दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड। उसने इतनी जोर से बोला कि उसकी आवाज सब लोगों को सुनाई दे जाए। तो ही स्पोक लाउड, लाउड आपका क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में? एडवर्ब। अब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इनफ। तो इनफ अगेन आपका सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब है। ही स्पोक लाउड इनफ, तो इसकी पोजीशन हम लोगों ने देख ली। अगेन एडवर्ब कहाँ पे यूज हुआ है? जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसी के बाद यूज हो रहा है ना। तो आपको याद रखना है इनफ जो है वो जिस भी वर्ड को क्वालिफाई करेगा उसके बाद यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। शी इज वाइज, वो कैसी है? वाइज है। वाइज हो गया आपका एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इनफ, तो ये उसके बाद ही लिखा है, करेक्ट है। ही हैड इनफ मनी टू बाय हिज कार। अब आप बोलोगे मैडम ही हैड इनफ मनी, मनी के पहले आप लोगों ने इनफ यूज कर लिया, ऐसा क्यों? मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के?
अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दे, मनी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एडजेक्टिव। तो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो इनफ है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनफ है वो कहाँ पर और किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर एडवर्ब की तरह यूज होता है इनफ, तो हमें उस वर्ड के बाद हमें लगाना होता है जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा होता है। और अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो वो हमेशा नाउन के पहले आता है, ठीक है। इधर लिख भी देती हूँ मैं आपके लिए, सिंपल सी चीज। अरे बॉक्स नहीं बना, मिटर गया, कोई बात नहीं, वापस लिख लेते हैं अपन। एनफ अगर यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह तो ये नाउन के पहले आएगा, ठीक है। किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। दूसरा केस हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए, या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? इनफ को यूज करते हैं। और ये यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा? तो ये यहाँ पे प्ले करेगा एडवर्ब का। किसका रोल प्ले करेगा? एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। आ रही है सभी को यहाँ तक की बात समझ? चलो, यहाँ तक लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। इस वाली चीज को यहाँ पर आपको मेंशन करना है आखिरी में इन एग्जांपल्स को लिखने के बाद, ठीक है। When there is an object, the adverb is usually placed after the verb plus object। जो चीज हम लोगों ने देखी अभी, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर देखा था हम लोगों ने कि कहाँ पे यूज होता है भैया? वर्ब के बाद। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के भी बाद यूज होगा। तो वही चीज लिखिए, आई पुट केयरफुली द वास ऑन द टेबल। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। करेक्ट क्या हो जाएगा? आई पुट द वास। पुट आपका क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। वास क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। आई पुट वॉट, है ना, जो भी चीज वॉट का जवाब देती है वो क्या होती है? नाउन होती है ना। और आप सभी को पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल नाउन प्ले करता है। आई पुट द वॉस कैसे रखा? केयरफुली। आई पुट द वॉस कैसे रखा भैया? तो केयरफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है? पुट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। पुट को क्वालिफाई कर रहा है तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था तो हमने कहाँ पे रखी इसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी पोजीशन हमने कहाँ पे रखी? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बाद रखी। आ रही सभी को यहाँ तक की बात समझ में? नेक्स्ट देखो, द एडवर्ब ओनली शुड कम इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है भैया? किसका यूसेज देख रहे हैं अब हम? एडवर्ब ओनली का। इसकी पोजीशन क्या होती है भैया? ये उस वर्ड के जस्ट पहले आता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे अगर कोई वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है, जस्ट उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है, आई ओनली सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एम्फेसाइज क्या है सेंटेंस का? कि मैंने सिर्फ 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की? सिर्फ 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। तो यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस है वो 2 प्रॉब्लम्स पे यूज हो रहा है। तो 2 प्रॉब्लम्स के जस्ट पहले ओनली का यूज होगा, ना कि सॉल्व के पहले। क्योंकि हमें वर्ब को क्वालिफाई नहीं करना है, सॉल्व को क्वालिफाई नहीं करना है। हमें किसके बारे में जानकारी देनी है? 2 प्रॉब्लम्स। मैं सिर्फ 2 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाया, तो 2 प्रॉब्लम्स के जस्ट पहले हम लोग क्या लगा देंगे? ओनली लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही बाकी एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जरा केयरफुली आप उसे रीड कीजिए, जरा केयरफुली आप उसे रीड कीजिए भाई। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो देख लेते हैं। जॉन ओनली मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ है कि कोई एक प्रॉब्लम थी लेकिन उसको दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पाए, सिर्फ जॉन ही सॉल्व कर पाया। कौन सॉल्व कर पाया? सिर्फ जॉन, है ना। तो अब जिस चीज को क्वालिफाई कर रहा है ओनली, उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। ओनली जॉन मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
प्रेज देम व्हेन ओनली दे डिजर्व इट। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, पढ़ने में ही लग रहा था गलत है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेज देम ओनली, उन्हें तभी प्रेज करो जब वो उस चीज को डिजर्व करते। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, ओनली। आ रही है सभी को बात समझ में यहाँ तक की? चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का कंसेप्ट क्या है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद के कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाओ और याद रखना भाई, जो भी आप टॉपिक कवर करते हो तो पहले उसका रिवीजन करा करो, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास देखा करो, नहीं तो भाई सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। आपको लगा ऐसे पिक्चर चल रही है और हमको मेन कैरेक्टर्स ही नहीं पता है। अगर कोई भी पिक्चर आपको बीच में से दिखा दे, पसंद आएगा क्या? हाँ, नहीं समझ में आएगी ना पिक्चर। तो इसलिए स्टार्टिंग से देखो और प्रॉपर उसका रिवीजन करो मल्टीपल टाइम। ठीक है, जितनी बार आप लोग रिवीजन करोगे उतना आपका चीजें स्ट्रांग होगी। और दूसरी चीज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि भाई आप लोग ना इंग्लिश में जो भी टॉपिक थ्योरी पढ़ लेते हो, जैसे आपको मैंने एडजेक्टिव के अच्छे खासे कंसेप्ट कवर करा दिए, अब उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि बार बार क्लासेस ही पढ़े जा रहे हो, बार बार बैठ के अपनी क्लास नोट्स ही रिवाइज करो, नहीं। जितना ज्यादा हो सके ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कहाँ से कर सकते हो, तो आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे डालोगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजेक्टिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कम से कम 100-200 क्वेश्चन यूं ही आ जाएंगे, है ना। तो आप वहां से प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आप ऑफलाइन रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास एक बहुत बढ़िया सी बुक होती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप उस बुक को यूज कर सकते हो। एक एसपी बख्शी करके बुक है, वो खुद मैंने अपनी एग्जाम के टाइम पे भी यूज की थी, है ना। तो आप लोग भी भाई अभी मेरी जैसी पोजीशन पर ही हो, है ना, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो छोटी छोटी चीजें भी मेरी लगता है मुझे कि आपको मैं बताती जाऊं, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। याद रखना, बार बार थ्योरी पढ़े जा रहे हो उससे कुछ भी नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, और वोकैबलरी तो भैया आपको साथ साथ करते जाना है। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो वोकैब आप आराम से पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ चीजें कवर करती जानी है। वोकैबलरी के लिए बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का फर्स्ट अर्ली टाइम, जिस टाइम पे आप उठते हो ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप वोकैबलरी पढ़ा करो। उस टाइम हमारा माइंड एकदम एक्टिव रहता है, फ्रेश होता है, तो जो भी अपने माइंड को इनपुट देते हैं ना वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही किया था। मेरा रूटीन रहता था कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठूं, उठते से ही मैं 1 घंटा वोकैबलरी पढ़ती थी। थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फ्रेशन अप होके 1 घंटा वोकैबलरी पढ़ती थी, है ना। और कहाँ पे पढ़ती थी, अपनी टेरेस पे खुली हवा में। तो फ्रेश एयर, ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में जाती है, तो बहुत अच्छा वो आपको हेल्प करता है चीजें रिटेन करने के लिए। तो आप उन चीजों को भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।